गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब परिवार हिम इन्फो सेंटर पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का मॉक टेस्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल आपके पुलिस एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित रहेगा। और दोस्तों, आज 20 के 20 क्वेश्चंस सही करने का चैलेंज है आप सभी के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। तो दोस्तों चलिए करते हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025 के लिए हिंदी ग्रामर का मॉक टेस्ट, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम फ्रॉम HPPSC एग्ज़ाम से लिए गए हैं ये सभी क्वेश्चंस, जो कि लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं डेली बेसिस पर, और डेली 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर के होते हैं। अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी हम अपलोड करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर भी आप जाकर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जितने भी हमारे वीडियोज़ होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उनका PDF लिंक जो है हम वहीं पर प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है। तो आपने बताना है कि इनमें से जो आपको 3-3 शब्द दिए गए हैं, तो क्रम वाइज आपने बताना है कि भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा जो सही शब्द क्रम में है वो आपने बताना है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा सही आंसर इसका, तो बताइए जल्दी। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दासत्व, घौद और जुलाहा, ठीक है। तो दासत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और घौद होता है फलों का बड़ा सा गुच्छा, ठीक है। तो वो आ गया एक समूहवाचक संज्ञा में। और उसके बाद आया जुलाहा, ये है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए रहा हमारा सही जवाब इस क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम से संबद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपने बताना है इनमें से कौन सा है, किस वाक्य में प्रयोग हुआ है निश्चयवाचक सर्वनाम का, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, यह कुर्सी है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंध है ये वाक्य, ठीक है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह शब्द विशेष रूप से, जो यह शब्द है विशेष रूप से कुर्सी की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। जिस सर्वनाम शब्दों से, ठीक है, सर्वनाम के जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की निश्चितता का बोध हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अनिश्चितता का बोध हो तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। और जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसके अंतर्गत यह, ठीक है, और वह ये आते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर इनका प्रयोग होगा वहाँ पर आपने याद रखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम होगा वाक्य में, ठीक है, यह और वह। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो आपने बताना है कि द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है इनमें से। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से पढ़कर बताइए किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसको एक्सप्लेन करें तो इस वाक्य में दी क्रिया का फल 2 कर्मों पर पड़ रहा है, ठीक है। जो दी क्रिया मतलब पुरस्कार दिए, तो दी क्रिया है तो वो 2 कर्मों पर पड़ रहा है, ठीक है। जिस कर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपने। जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं जहाँ पे, जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, ठीक है, कुछ दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता हो उन स्वरों को डैश कहते हैं। तो खालिस्तान, यहाँ पे आपने खालिस्तान की पूर्ति करनी है। तो बताना है कि उन स्वरों को क्या कहते हैं, वैदिक स्वर, दीर्घ स्वर, पैतृक स्वर या प्लुत स्वर, ठीक है। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा।
तो पहले आपको बता दूं कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनमें कम समय लगता है, ठीक है, जैसे अ, ई, उ, री, ठीक है। और दीर्घ स्वर जो ह्रस्व से जिनमें दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे दीर्घ स्वर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहेगा, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, ठीक है, दुगुना समय लगा दीर्घ स्वर में तो प्लुत स्वर होगा इसका, ठीक है, प्लुत स्वर में लगता है 3 गुना समय, याद रखना है आपने। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी प्लुत स्वर, ठीक है, उन स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अरुण दिन भर कार्य करता रहा। इस वाक्य में रेखांकित पद किस अव्यय के भेद का उदाहरण है। जो यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है, किस अव्यय के भेद का उदाहरण है बताना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा था, दिन भर। यहाँ पे ये रेखांकित है, यहाँ पे रेखांकित है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिन भर रेखांकित जो है वो शब्द है। तो ये किस अव्यय के भेद का उदाहरण है, श्रेणी बोधक, स्थान बोधक, रीति बोधक या काल बोधक, तो बताना है आपने। दोस्तों ये रहेगा काल बोधक, ठीक है, दिन भर, ठीक है, दिन भर, तो ये काल का जो बोध करा रहा है इसलिए काल बोधक है, ठीक है। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पर जो है आपको बता दिया मैंने, जैसे दिन भर शब्द जो से समय का बोध हो रहा है, ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय रहा। जैसे इसमें और भी शब्द आते हैं, आपने याद रखने हैं, चाहे आप लिख लीजिए इनको, आजकल, जब, तब, हमेशा, तत्काल, निरंतर, तभी, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, कल, अब, फिर, ये इत्यादि शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी क्या हैं, कालबोधक हैं, ठीक है। ये शब्द जहाँ भी प्रयोग हुए होंगे वाक्य में, वहाँ पर वाक्य क्या होगा, कालबोधक श्रेणी में आएगा वो, ठीक है। और इसके जो अव्यय के और उदाहरण हैं, इसके भेद हैं, वो कौन कौन से हैं, कालबोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक, रीति बोधक और रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। ये इसके 4 जो हैं वो भेद हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, केतु का पर्यायवाची शब्द बताना है आपने, इनमें से कौन सा है केतु का पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन आपके सामने है, झंडा, आचार्य, किरण, दिशा, तो कौन सा होगा, तो केतु का पर्यायवाची शब्द होगा झंडा, ऑप्शन ए, झंडा, ध्वजा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपने बताना है, कौन सा नहीं है, तो दोस्तों कमला, ठीक है, कमला लक्ष्मी को कहा जाता है, ठीक है। तो शारदा, बाणी, बाणी, पाणी, ये मतलब जो होते हैं वो सरस्वती के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो कमला जो है वो लक्ष्मी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द डिफरेंट एंड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, निम्नलिखित में से बंसी का एकार्थी शब्द बताना है आपने, कौन सा है, ठीक है, जिसका एक अर्थ होता है उसको एकार्थी शब्द कहते हैं। तो एकार्थी शब्द बंसी का बताना है आपने, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा इसका सही जवाब, मछली फंसाने वाला कांटा, ठीक है, उसको बोलते हैं बंसी, तो मछली फंसाने वाला कांटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। तो इनमें से जो अंतर शब्द का अर्थ नहीं होता है वो आपने बताना है। तो दोस्तों दूरी, ये भी अंतर शब्द का अर्थ है, शेष जो है ये भी अंतर शब्द का अर्थ है, और हृदय, जैसे अंत्यकरण बोल देते हैं हृदय को, तो अंतर इसका भी एक अर्थ है, ठीक है। तो आकाश जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर, ये अंतर का जो है वो अर्थ नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो मुहावरे दिए गए हैं और उनके आगे जो है वो अर्थ दिए गए हैं, मुहावरों के मीनिंग्स। तो आपने बताना है कि जो सही मिलाप है, ठीक है, आगे पीछे दिए गए हैं इनके मिलान, तो आपने सही मिलान करना है मुहावरों का उनके अर्थ के साथ, ठीक है। तो पहला है, अंग अंग फूले ना समाना, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, बहुत आनंदित होना, तो ये मिल गया बी के साथ। आगे है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का मतलब होता है अन्याय की जगह, ठीक है, ये सी के साथ मिल गया, तो बी सी हो गया पहले। फिर आंसू पीकर रह जाना, तो उसका होगा चुपचाप दुख सह लेना, ऑप्शन ए, तो बी सी ए। और काटो तो खून नहीं, मतलब भय के कारण स्तब्ध हो जाना, डी। तो हमारा जो सही बना वो बना बी सी डी एंड ए, ठीक है। तो बी सी डी ए, तो इसका जो है वो कौन सा ऑप्शन सही जवाब रहा, बी सी ए डी,
BCAD, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, बताना है आपने। इस पंक्ति में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है, वह खंबा गिर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पहले भी बताया था मैंने आपको, जहाँ पे वह और ये प्रयोग होंगे वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। मिथ्या आडंबर, तो आपने लोकोक्ति बतानी है, अर्थ यहाँ पे आपको बता दिया। तो इसका सही आंसर पहले बता दूं आपको, ऑप्शन ए होगा, शटांक चून चौबारे रसोई, ठीक है। शटांक चून चौबारे रसोई, ये याद भी रखना है, ये ऐसे भी आ सकता है, इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है, हालांकि यहाँ पर जो है विपरीत पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इसका जैसे वाक्य बता दूं आपको, जैसे मोहन अपना काम निकालने के लिए शटांक चून चौबारे रसोई की तरह दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों में ले लेता है, ठीक है, ठीक है, मिथ्या आडंबर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी रहा छोटा मुंह बड़ी बात, तो इसका अर्थ होता है बड़ों जैसी बातें करना छोटी उम्र होने के बावजूद भी, ठीक है। किसी के दोष का फल दूसरा भोगे, इसका सी वाले का, ठीक है। शीके कोई नाक कटावे कोई, किसी के दोष का फल कोई दूसरा भोगे। और लास्ट है शशुंद्र के सिर में चमेली का तेल, तो इसका मीनिंग होता है किसी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना, ठीक है। तो इनके अर्थ भी मैंने आपको साथ में बता दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, बताना है आपने। सही विलोम युग्म किस में है, जो विलोम शब्द है एक दूसरे का, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, कृपण और दाता। कृपण होता है कंजूस और दाता होता है दानवीर, जो दान करता है, तो ये दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो सांझ का जो विपरीत होगा वो भोर होगा, शुष्क का होगा आर्द्र, ठीक है। क्षुद्र का होगा विपरीतार्थ क्या होगा क्षुद्र का, क्षुद्र का होगा विशाल, ठीक है। प्रसन्न प्रफुल्ल, प्रफुल्ल प्रसन्न मतलब उदास, इसका उल्टा हो गया म्लान, ठीक है, खेद। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए शब्दों में से विषयी शब्द के विलोम का चयन करना है आपने, जो विषयी शब्द का विलोम शब्द हो। तो बताना है आपने इनमें से विषयी शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों विषयी जो है वो एक विशेषण शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है भोगने वाला, विषयासक्त या भोगी, ठीक है। तो यहाँ पर जितेंद्रिय हो जाएगा इसका उल्टा विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है, यानी कि योग साधना करने वाला व्यक्ति जो होता है, आत्मज्ञानी होता है, उसको बोलेंगे जितेंद्रिय। तो भोगी का उल्टा हो गया योगी, मूर्ख का हो गया विद्वान या बुद्धिमान या फिर चतुर, ठीक है। महान का हो गया तुच्छ। तो इस तरह से आपको इनके भी साथ में बता दे रहा हूँ मैं बीच बीच में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है, बताना है आपने। इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों शिष्ट से क्या बना है, शिष्टता, ठीक है। शिष्ट क्या है, विशेषण, और भाववाचक में क्या बन गया, शिष्टता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वत्स्य व्यंजन कौन सा है, ठीक है, बताना है आपने। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि जो वत्स्य व्यंजन होते हैं वे व्यंजन होते हैं जो दंत मूल से उच्चारित होते हैं, जैसे न, स, र, ठीक है, और ल। ये 4 व्यंजन हैं जो कि वत्स्य व्यंजन है, याद रखना है आपने, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ कितनी हैं, कितनी ध्वनियाँ बताई हैं आपको पता है, 52 ध्वनियाँ बताई हैं आपको, ठीक है, टोटल। और इसमें 11 स्वर हैं, ठीक है, 33 व्यंजन हैं, 4 इसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, क्षत्र ज्ञ श्र, ठीक है, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अयोगवाह कितने होते हैं इसमें, अयोगवाह होते हैं 2, ठीक है। कौन कौन से, अंग और अह, ठीक है, और द्विगुण व्यंजन भी 2 ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला का ज्ञान भी आपको दोबारा से फिर से दे दिया मैंने। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा युग्म जो है अघोष वर्ण है, ठीक है। घोष अघोष ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है अघोष वर्ण है, तो बताना है आपने। तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं, जो पंक्ति के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं, ठीक है। कौन सी पंक्ति, जैसे क से लेके
क से लेके ङ, च से लेके य, ट से अण, ठीक है, त थ द ध न, ये पंक्तियाँ होती हैं। इनका पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है वो कौन सा होता है, घोष वर्ण होता है, याद रखना है आपने। तो यहाँ पर जो है क ख ये पहला और दूसरा वर्ण है, इसलिए ये अघोष वर्ण है, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। जो मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ वो आप नोटबुक पर लिख लीजिए, क्योंकि ये आगे भी आपके काम आएगा और लिख कर ज़्यादा याद होता है, ठीक है। जब आप सुनते हैं तो वो दिमाग से निकल जाती है बात, जब आप उसको लिख कर उसको याद करते हैं तो वो चीज़ आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किया गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, पहले निश्चयवाचक बताया था आपको मैंने, तो बताना है किस में हुआ है शुद्ध प्रयोग। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए में हुआ है इसका शुद्ध प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, ठीक है। आपने तो मेरी बात का कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लिया, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ये, ठीक है, कुछ ना कुछ, ठीक है। मतलब बै राम को कुछ रुपए देता है, ठीक है, मतलब निश्चित रकम नहीं है वो। बै कुछ देर वहाँ पर रुकता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी निश्चित समय नहीं है, तो वो क्या उदाहरण हो जाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, ठीक है। तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। आपने तो मेरी बात का कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लिया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या बोली में की थी, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये तो जीके का क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हिंदी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी व्याकरण से ही संबंधित है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है कि किस भाषा या बोली में की गई थी, ठीक है। तो ये वर्णमाला का ही क्वेश्चन है, एक तरह से हिंदी व्याकरण का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये उसमें भी प्रयोग हो जाएगा उसका जीके में भी, लेकिन यहाँ पर आप हिंदी में बताइए कि इसका मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या बोली में की थी। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अवधि में की थी, किस में की थी, अवधि में, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो महाकाव्य किसको कहते हैं, जिसमें सर्गों का निबंधन होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं महाकाव्य। और ये जो महाकाव्य है पद्मावत, ये किस में लिखा गया है, मनसवी शैली में रचित है। इसमें 57 खंड हैं, ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लिया करो, ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं। कितने खंड बताए, 57 खंड हैं, और मनसवी शैली में ये रचित है, ठीक है, और अवधि भाषा या बोली में लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के निमित्त अनाज और कपड़े बंटवाए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रम बताना है आपने, ठीक है। तो पीड़ितों के निमित्त, ये है रेखांकित शब्द इसका, पीड़ितों के निमित्त, ठीक है। तो आपने बताना है, तो आपको बता दूं कि के निमित्त का मतलब होता है के लिए, ठीक है, के वास्ते। तो यहाँ पर कौन सा कारक है बताना है आपने। तो कारक के भेद आपको मैंने बताए हैं, 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है, ये 8 कारक हैं। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा है बताना है आपने। तो दोस्तों यहाँ पर चतुर्थ विभक्ति होती है, ठीक है, संप्रदान कारक के लिए, ठीक है, जहाँ पर के लिए, तो यहाँ पर मतलब यदि के लिए, के स्थान, के वास्ते, के खातिर, के निमित्त आदि का प्रयोग होता है के लिए के स्थान पर, तो वहाँ पर कौन सा कारक है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निमित्त, के निमित्त का प्रयोग हुआ है, तो ये संप्रदान कारक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज और कपड़े बंटवाए, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका सही जवाब। तो इस तरह से आज हमारा ये हिंदी का ग्रामर का मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आप सबको जो है ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है। जो भी आपको हिंदी का सिलेबस HPPSC के अकॉर्डिंग आएगा उसमें एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये पूरा मॉक टेस्ट बनाया गया है। और आगे भी जो मॉक टेस्ट हम बनाएंगे, पहले हमने इंग्लिश का दिया था 20 क्वेश्चंस का, अब हम 20 क्वेश्चंस के सेट्स में ही करेंगे अपने मॉक टेस्ट, ठीक है, जिससे आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं इन सबको आपको समझा कर बताता हूँ सभी क्वेश्चंस को, ठीक है, डिटेल में, तो इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको लिख लिया करो, ताकि आपको आगे जाके वो काम आ सकें, ठीक है। और लिखकर, जैसे मैंने पहले कहा, कि ज़्यादा याद होता है। और दूसरी बात है, इस वीडियो का, इस मॉक टेस्ट का या फिर किसी और मॉक टेस्ट का PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक पे जाके, वहाँ पर वीडियो अपलोड होने के बाद
यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होने के बाद हम जो PDF वहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, PDF फाइल का लिंक। तो टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन में जाके, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ पर भी मैं डेली बेसिस पर जो है वो करंट अफेयर्स, GK के क्वेश्चंस या फिर हिंदी ग्रामर से संबंधित या इंग्लिश वोकेबुलरी के संबंधित सभी जो है वो वहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर जुड़े मेरे साथ और एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो लीजिए वहाँ से। और दूसरी एक बात और है कि जैसे कि ये शिमला पुलिस का ग्राउंड अभी चल रहा है, इसके बाद अभी आपके पास 1-1.5 महीना रिटन टेस्ट के लिए बचा है सारा। तो आप ये जो 40, 45, 50 दिन का टाइम है आपके पास, ये पूरा टाइम आप जो है स्टडी में लगाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। 90 क्वेश्चंस का है, तो जो मेरिट है वो कम ही जाएगी, इसमें बड़ी ज़्यादा नहीं जाएगी अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। तो सही से अच्छे से तैयारी कीजिए और आने वाले टेस्ट में जो भी आपको सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे यूट्यूब पे मैं पोस्ट डाल ही देता हूँ डेली कि आज कौन सा मॉक टेस्ट करना है, तो वहाँ पर भी जो ज़्यादा वोटिंग वाला टॉपिक होता है उस पर ही मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।